नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नफरत अंगेज तकरीर का मामला, मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। महाविकास अघाड़ी के वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की मुलाकात। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने का किया मुतालबा। एमआईएम के साबिक एमपी इम्तियाज जलील का बड़ा फैसला, नांदेड़ लोकसभा हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस ने फैसले पर नजरसानी का दिया मशवरा। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर जल्द हो फैसला, यहां के लीडर फैसला लेने के अहल नहीं, राहुल गांधी से करूंगा बात, संजय राउत का बयान। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले का शिवसेना पर तंज। महाविकास अघाड़ी के वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात की और साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। वफद ने साफ किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों में हुकूमत का कोई दखल नहीं होना चाहिए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी की जानी चाहिए। महाविकास अघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन के मामले में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एमवीए ने रियासत में साफ शफाफ चुनाव की मांग की। आज मुंबई में एमवीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव के पेश नज़र सरकार की स्कीमों पर सवाल उठाए। चुनाव पारदर्शी होना चाहिए मांग हम तीनों दल, कांग्रेस, उद्धव साहब का गठ और शरद पवार साहब के गठ के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर चुनाव पारदर्शी नहीं होता है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी हुई मोदी और बीजेपी की सरकार, इनकी साठगांठ से लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। ये मैसेज देश में जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। और इसलिए इसी बीच एमआईएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमआईएम के साबिक एमपी इम्तियाज जलील ने नांदेड़ लोकसभा हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। उनके ऐलान से वाज़ेह हो गया है कि यहां उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चौहान से होगा। बीजेपी ने अभी तक यहां से कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि मुझे नांदेड़ से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। लोग नाराज़ भी हैं। मैं महाराष्ट्र में वाहिद मुस्लिम एमपी था। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं ने मुझे जड़ से उखाड़ने के लिए कितनी मेहनत की है। कुछ होगा उसके अंदर सच्चाई उसमें। और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं, क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। वहाँ पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा मजलिस आई थी। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए एक तरीके से। तो नांदेड़ में इस मरतबा असम्बली इंतखाबात के साथ लोकसभा का ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासती सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इस बारे में पार्टी के रियासती नायब सदर सैयद मोइन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इम्तियाज़ जलील के इस फैसले की वजूहात का जिक्र किया और नांदेड़ से कामयाबी के इम्कानात का दावा भी किया।
के इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इसी तरह असम्बली के इंतखाबात भी हो रहे हैं। जहाँ तक MIM की बात है तो कुछ खबरें ऐसी आई थी कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ की लोकसभा की सीट से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं पार्टी के रियासती नायब सदर सैयद मोइन साहब से। सैयद मोइन साहब, जो बातें अब हमारे पास पहुँच रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से इंतखाब लड़ना चाहते हैं, क्या इन बातों में सच्चाई, क्या कुछ इस सिलसिले में पार्टी का फैसला है? लोकसभा के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कई दिनों से इम्तियाज़ जलील साहब को हम इंसिस्ट कर रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेसिक है, बुनियाद है। हैदराबाद तेलंगाना के बाद नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र के लिए बाबू दाखिला रहा और 2012 के कॉरपोरेशन के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी से नांदेड़ की अवाम ने हमकिनार किया। तो हमें बहुत दिन से हमारी कोशिश थी कि इम्तियाज़ जलील साहब बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, तो आज उन्होंने हामी भरी है। इस बात की हमें खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा के इंतखाब में हिस्सा लेगी। न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि अल्लाह की रज़ा से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर से एक तारीख़ हम रकम करेंगे। नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से कामयाब होकर मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। इससे जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि नांदेड़ मजलिस का काफ़ी बड़ा मजबूत गढ़ है और यहाँ से काफ़ी तादाद में सपोर्ट मिलता है, तो जो मेन इंतखाबात थे लोकसभा के, उस वक्त पार्टी ने उस वक्त कैंडिडेट नहीं दिया था। इस वजह से कि हो सकता है ये लॉजिक लगा था कि वो मजलिस के कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस पार्टी के या फिर खपरस पार्टियों को फ़ायदा होगा। अब यही बात अवाम की जानिब से भी उठ सकती है या इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो क्या इस सिलसिले में सोचा गया पार्टी की? नहीं, इल्ज़ाम तो बार बार लगा है और मजलिस ने हर मरतबा हमने अलायंस हो या दूसरी रीजनल पार्टीज उनको मौका दिया। अभी देखिए हालिया दिनों में जो इलेक्शन हुआ है हरियाणा के, मजलिस ने तो उसमें हिस्सा नहीं ली थी, फिर बीजेपी वहाँ पर कैसा आई? तो नांदेड़ में होने वाले लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात ने उस वक्त नया रुख इख्तियार कर लिया जब MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। उनके इस फैसले ने मकामी और कौमी सतह पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के वोट बैंक की तकसीम और उसके नतीजे में इंतखाबी नताइज पर इसके असरात। नांदेड़ के लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का किरदार नहायत अहम होगा। अगर मुसलमानों के वोट तकसीम होते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार ने इम्तियाज़ जलील को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मशवरा दिया। ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज लोकसभा में जिस तरह से आने वाले इसमें जिस तरह से कांग्रेस की जो सीट है यहाँ की महाविकास अघाड़ी की, वसंत चौहान का इंतकाल जाने के बाद बाई इलेक्शन लगे हैं, उन्होंने चाहिए कि भाई सोचना चाहिए कि भाई कौन से बेस पे लड़ा जाता। लोकसभा की सीट जैसे कि यहाँ पे तकरीबन 18 लाख वोटर है, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कितनी है और किस बिना पे लड़ना चाह रहे हैं, उनका ही मकसद है। एक तरफ से उनका जो है विधानसभा का टिकट औरंगाबाद से डिक्लेयर हुआ और बाद में बता रहे कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में जल्द फैसला हो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडरान फैसला करने के अहल नहीं है, इसलिए मैं इस सिलसिले में राहुल गांधी से बात करूंगा। संजय राउत का उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर उलझन ज़रूर है, ताहम एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच कोई इख्तलाफ नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल जी से बात हुई। अभी मेरी महाराष्ट्र के जो इंचार्ज हाईकमांड है रमेश चेन्नीथला जी से बात हो गई। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले शिवसेना और एनसीपी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी को कांग्रेस के सामने कटोरा लेकर घूमना पड़ रहा है।
देखिए, मैं कल भी कह चुका हूं, उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। कांग्रेस जिला सदर और साबिक एमएलए राहुल बोंदरे ने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों, पसमानदा तबकात और सेक्युलर हिंदुओं के नाम गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुल्ढाना ज़िले के 10,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए हैं। उन्होंने साजिश में बीजेपी के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया है और पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। संघामध्ये जवळपास 3,000पेक्षा जास्त लोकांचे अज्ञात व्यक्तींनी फॉर्म 7 जो आहे तो भरला। हा फॉर्म 7 म्हणजे मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी इलेक्शन कमिशनकडे केलेली विनंती। तर अशा पद्धतीनं अज्ञात व्यक्तींनी हे फॉर्म भरलेत आणि त्यांची नावं मतदार यादीतून काढण्याची प्रक्रिया जी आहे ती सुरू होऊन गेली। आमच्या वेळेवर लक्षात आल्यामुळे तातडीनं आम्ही याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली। डेविड घुमारे को वंचित बहुजन अघाड़ी ने जालना असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को भी निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी ही मुस्लिम समाज की सही तरक्की दे सकती है और अगर जालना से एमएलए बनता हूं तो मैं मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम करूंगा। कि मुस्लिम समाज का जो सही काम करेगा वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी सेना, बीजेपी ने आज तक मुस्लिम समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। ताकि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को, मेरा सवाल है कि क्यों आपने अभी तक जालना का नगराध्यक्ष मुस्लिम समाज को नहीं किया? क्यों? मराठा बिरादरी के उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मराठा कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर राजन जाधव का कहना है कि रियासत में मराठा तहरीक की वजह से रिजर्वेशन के मामले पर पूरा समाज नाराज़ है। इसके लिए 250 लोगों से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी की, फिर भी महाराष्ट्र हुकूमत ने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया। मराठा समाज की ताकत क्या है ये इलेक्शन के बाद नज़र आएगा। जो हम मराठा समाज आज इस महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, हमारे नेता संघर्ष योद्धा जरांगी पाटिल इनसे बात करने के बाद महाराष्ट्र में 288 जगह मराठा समाज और इतर समाज के लोग चुनाव में ठहरने वाले हैं। अभी महाराष्ट्र में हमको ये पहले महायुति का सरकार था, उसने हमको आरक्षण नहीं दिया। बार बार झूठे वादे करने के बाद भी हमने 1.5 साल से यहाँ आंदोलन किया है उनको आरक्षण मिलने के वास्ते। आरपीआई के चीफ रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में कम से कम 6 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें इक़्तिदार में अच्छी शिराकतदारी चाहिए। तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने वैसे 1 महीना पहले ही माननीय चंद्रकांत बावनकुले जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको हमारे डिप्यूटेशन ने जाकर एक लिस्ट उनको दे दी थी और उसमें मैंने शुरू से बताया कि आरपीआई को एक 20-21 जगह की सीट हम लिस्ट दिया है, लेकिन आरपीआई को एक 8-10 जगह मिलनी चाहिए, इसी तरह की मांग हमने की थी। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि 8-10 सीटें नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन में महायुति आघाड़ी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आता यादी लवकर जाहीर करणं गरजेचं आहे। इतरही विरोधी पक्ष त्याची यादी जाहीर करणार आहेत आणि महायुतीमध्ये सर्व जागा जवळपास ठरल्याच जमा आहेत। म्हणून अंतिम जी काही मंजुरी घ्यायची असते किंवा अंतिम चर्चा जी करायची असते ते वरिष्ठ नेत्यांची करायची असते। म्हणून महायुतीचे नेते कदाचित आज दिल्लीला जातील, यादी फायनल होईल, परंतु
प्रत्येक पक्ष मत शिवसेना महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात बेखौफ माहौल में होने चाहिए, इसलिए गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक के रियासती एक्साइज के चीफ ऑफिसर के साथ एक मीटिंग हुई जो शोलापुर के करीब है। रियासती कर्नाटक में भी मुख्तलिफ जगहों पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।